नमस्कार। जी चिल्स के इस ब्रेकिंग ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। इस देश में फूंक दिया गया संसद, भारत ने जारी किया अलर्ट। जापान और अमेरिका की धमकी के बाद अचानक पुतिन से मिलने रूस जा रहे पीएम मोदी। मोदी के रूस जाने के ठीक पहले पुतिन ने भारत को भेजा स्पेशल तोहफा। हो सकती है हथियारों की डील। इस बार रूस नहीं बल्कि भारत भेजेगा रूस को हथियार। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस में घुसकर मोदी देंगे जापान और अमेरिका को तगड़ा झटका। तुर्की के छाती पर दौड़ रहा है भारत का राफेल। पाकिस्तान की बुझने वाली है बत्ती। कनाडा चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की हुई भयंकर हार। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन से मिलकर इमरान खान ने अपनी सत्ता गंवाई थी और जेल में कैद कर दिए गए थे। लेकिन अब मोदी बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं और इस बार अमेरिका मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मोदी और इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है। कई मामलों में अमेरिका पूरी तरह भारत पर निर्भर है। भारत अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि रूस पहुंचकर मोदी पुतिन को कुछ हथियार सप्लाई करने पर भी बात कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जो फरवरी 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली रूस यात्रा होगी। ये यात्रा भारत और रूस के संबंधों को नया आकार देने के उद्देश्य से हो रही है। मोदी की ये यात्रा अक्टूबर में कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है और व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर की जा रही है। ये दौरा अमेरिका के साथ खालिस्तान विवाद के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को भी सुदृढ़ करने का प्रयास है। मोदी का ये दौरा रूस, जापान, जर्मनी जैसे देशों के लिए बड़ा झटका है, जो बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं ताकि भारत रूस की मदद ना कर सके। जापान ने तो हाल ही में भारतीय कंपनियों को भी प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि ये कंपनी रूस की मदद कर रहे थे। इन सभी भयंकर दबाव के बावजूद मोदी रूस जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि वो पश्चिमी देशों से जरा भी नहीं डर रहे और उनकी यात्रा की प्लानिंग जरूर जयशंकर कर रहे होंगे, जो पश्चिमी देशों को लंबे समय से तगड़ा जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की रिपोर्ट द ट्रिब्यून ने दी है। राइटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी आरएआई के हवाले से ये जानकारी दी है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 2 सालों से भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। मोदी आखिरी बार 2015 में मॉस्को और 2019 में व्लादिवोस्तोक गए थे। उसके बाद वो रूस जाने से डर रहे थे, लेकिन अब अचानक मोदी के जिगर में आग लग गई है, क्योंकि पुतिन बुरी तरह फंस चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन के संबंधों में बदलाव आया है, लेकिन रूस ने भारत से अपने ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि की। रूस लंबे समय से भारत का समर्थन और मदद करता आया है। ऐसे में मुसीबत में फंसे रूस को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप में से कई लोग रूस को अपना सच्चा साथी मानते हैं। आपके लिए ही हम इस तरह की खबरें ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप सभी के कमेंट में मुझे जबरदस्त प्यार दिखता है। रूस अब भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल बेचता है, जो भारत रिफाइन कर यूरोप को बेचता है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ रूस संकट में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो भारत की कमाई करा रहा है। अमेरिकी यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा। ऐतिहासिक रूप से भारत रूसी हथियारों पर काफी निर्भर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस निर्भरता को कम किया। हालांकि रूस के सस्ते और शर्तों से मुक्त हथियारों के कारण पूरी निर्भरता खत्म करना मुश्किल है। अब भारत अमेरिका, इजराइल, जर्मनी और फ्रांस के हथियार भी खरीद रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना करने से बचते हुए भारत ने सामान्य शब्दों में युद्ध की निंदा की है। भारत बेहद बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता आया है। इसी कारण भारत की विदेश नीति पिछले 70 सालों में बेहद सफल रही, जबकि वहीं पाकिस्तान 2 दशकों का कबूतर खाना बना रह गया। रूस और चीन के बढ़ते संबंधों के बीच भारत अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर सावधानी बरत रहा है। पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक में यही रणनीति हावी रहेगी। पीएम मोदी और पुतिन आखिरी बार 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में मिले थे। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं रूस के द्वारा भारत को भेजे गए उस तोहफे की। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC ने इतिहास रचते हुए पहली बार रूस से कोयला लदी 2 ट्रेनें भारत की ओर रवाना की हैं। ये ट्रेनें साइबेरिया से चलकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचेगी। वहां से कोयला जहाजों पर लादकर मुंबई भेजा जाएगा। मोदी के रूस जाने के पहले ये पुतिन द्वारा भारत को भेजा गया ऐतिहासिक तोहफा माना जा रहा है।
क्योंकि इस रूट के चालू हो जाने के बाद न केवल कोयला बल्कि भारत और रूस के बीच छप्पर फाड़ कर व्यापार बढ़ने वाला है। INSTC एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ये मार्ग माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क के माध्यम का उपयोग करता है। इस गलियारे के माध्यम से कोयला परिवहन से भारत रूस व्यापारिक संबंधों में नई मजबूती आई। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान ग्रीस में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे तुर्की और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। ग्रीस के साथ मिलकर किए जा रहे इस अभ्यास को तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक संदेश माना जा रहा है। तुर्की ग्रीस को दुश्मन और पाकिस्तान को दोस्त मानता है। भारत ग्रीस के साथ रक्षा संबंध मजबूत कर तुर्की और पाकिस्तान दोनों को झटका देने की तैयारी में है। इससे भारतीय पायलट F-16 की क्षमताओं को बेहतर समझ सकेंगे। केन्या में टैक्स बढ़ोतरी और बिल के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी, जिससे सांसदों को फायर ब्रिगेड और सुरक्षा एजेंसियों की मदद से बाहर निकाला गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब सांसदों ने नए टैक्स विधेयक पर मतदान किया, जिसमें सैनिटरी पैड और डायपर जैसे वस्तुओं पर इको लेवी टैक्स शामिल है। ब्रेड पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव हटने के बावजूद प्रदर्शनकारी विधेयक का विरोध जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद फूंक दिए जाने के इस कदम को आप सही मानते हैं या गलत। केन्या में बिगड़ते हालातों के बीच भारत ने अपने वहां रहने वाले नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को अनावश्यक आवाजाही से बचने और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सार्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वोलेरी गेरासिमोव के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ICC ने यूक्रेन में नागरिक क्षेत्रों पर हमले का आरोप लगाया। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था। मॉस्को ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूस ICC के क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देता। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं, क्या रूस को इंटरनेशनल नियम कानून मानने चाहिए या नहीं। पाकिस्तान में इस निंदा के आरोप में हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में पंजाब प्रांत में एक किशोर ने 55 वर्षीय व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी। पिछले 4 दिनों में यह दूसरी और 1 महीने में तीसरी घटना है जब इस निंदा के आरोप में हत्या की गई है। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में हमास प्रमुख इस्मिल्ला हनिये के परिवार के 10 सदस्यों को मार गिराया। गाजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने इस हमले की पुष्टि की। इससे पहले अप्रैल में हुए इजरायली हमले में हनिये ने अपने 3 बेटे और 4 पोते पोतियों को खो दिया। बताया जा रहा है कि अब उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। कनाडा के टोरंटो सेंट पॉल सीट के उपचुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हराया है। कंजर्वेटिव उम्मीदवार डॉन स्टीवर्ट ने लिबरल पार्टी के लेस्ली चर्च को 590 वोटों से हराया। ये हार ट्रूडो की लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।